अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक उपज प्राप्त करने हेतु अदरक की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। मछली पालन से अधिक लाभ लेने के लिए कैसे करें मछलियों में होने वाले रोगों की रोकथाम। हमारे प्रदेश के जो भी किसान भाई अदरक की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल में अभी कंदों की बढ़वार चल रही है और इस अवस्था पर फसल में कुछ कार्यों को करना बेहद जरूरी होता है, तभी किसान भाइयों को फसल से अधिक उपज की प्राप्ति हो पाएगी। तो कौन कौन से हैं वो आवश्यक कार्य, आइए जानते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर विजय अग्रवाल से। किसान भाइयों, आज मैं आपको अदरक में सामयिक देखभाल के विषय में जानकारी दूंगा। और इस समय अभी अदरक की जो फसल है वो 6-7 महीने की हो गई है और इस समय इसमें प्रकंद में जो रेशे हैं उसकी बढ़वाड़ चल रही है और साथ ही साथ प्रकंद के पकने की अवस्था इस समय है। अदरक की फसल में सिंचाई करते रहने के कारण खेत में अनेक प्रकार के खरपतवार उग आते हैं जो कि फसल की वृद्धि विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। साथ ही इनके कारण फसल में कीट व रोगों का भी प्रकोप होने लगता है। तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि जो हमारा खेत है जहाँ पर हमने अदरक लगा रखा है वो पूरी तरह से खरपतवार मुक्त रहे। खरपतवार मुक्त होने से जो इसमें आने वाले कीड़े एवं बीमारियों की जो समस्या होती है उस समस्या से हमारी फसल सुरक्षित हो जाती है। तो खेत में इस समय आप ध्यान रखें कि खेत में आप निंदाई गुड़ाई आप करवाते रहें। निंदाई गुड़ाई करवाने के साथ आप ध्यान रखें कि कहीं पर अगर खेत में कंद जो हैं वो खुले दिख रहे हैं या कहीं पर पौधों के पास मिट्टी की पर्याप्त मात्रा नहीं है तो आप खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ निंदाई गुड़ाई के साथ मिट्टी चढ़ाने का भी कार्य इस समय आप कर सकते हैं। अदरक की फसल में इस अवस्था पर सिंचाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा खेत में नमी की कमी होने पर फसल की आवश्यकता अनुसार ही सिंचाई करें, क्योंकि इस अवस्था पर नमी की कमी होने से उत्पादन कम हो जाता है। किसान भाइयों, इसके साथ हमें ध्यान रखना है कि खेत में नमी की आप मात्रा को बनाए रखें। प्रायः 8 से लेकर 10 दिनों के अंतराल पर आप खेत में पानी को देते रहें। एक बात का ध्यान रखें कि कहीं पर भी खेत में पानी रुकता ना हो। पानी अगर रुकता है तो इसमें जो प्रकंद सड़न या राइजोम रोट नाम की बीमारी होती है जो कि एक फफूंद जनित बीमारी होती है उसकी संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल सही ढंग से रखें जल निकास, जिससे ये बीमारी ना हो पाए। अदरक की फसल में जीवाणु जनित तथा फफूंदी जनित रोगों का भी प्रकोप होता है, जिसके कारण पौधों की पत्तियां खराब हो जाती हैं और पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते तथा कंदों का विकास भी प्रभावित हो जाता है। इसलिए इन रोगों का समय रहते प्रबंधन करना चाहिए। इस समय आप देखेंगे कि इसमें इसकी पत्तियों पर कुछ धब्बे जैसे दिखाई दे रहे हैं, जिससे पत्तियां सूख रही हैं और पौधे को नुकसान पहुंच रहा है, उसकी जड़ का विकास भी कम हो रहा है। ऐसे में इसमें जीवाणु एवं फफूंद जनित दोनों प्रकार के रोगों की आने की संभावना रहती है। अगर इस प्रकार की संभावना आपको खेत में दिखती है तो इसके लिए जीवाणु रोगों के नियंत्रण के लिए आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नामक जो एंटीबायोटिक दवा होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं और इसकी 1 ग्राम मात्रा 10 लीटर पानी में मिलाकर आप
आपको छिड़काव करना है। किसान भाइयों, यदि धब्बे जो हैं आपको दिखता है भूरे रंग के धब्बे हैं इसमें और ये फफूंद जनित है, तो इसके लिए मैनकोजेब नामक दवा होती है। इसकी 2.5 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर आपको खेत में छिड़काव करना है। जिससे क्या होगा कि जब 9 महीने की अवधि पूर्ण होने के बाद जब अदरक की फसल पकेगी तो उससे हमको पर्याप्त मात्रा में अच्छा उत्पादन मिल सकेगा। किसान भाइयों, यदि आपकी अदरक की फसल में कंदों का निर्माण हो चुका है तो आप इस समय अदरक की खुदाई करके कच्चे कंदों के रूप में भी बाजार में बेचकर अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, इसमें जो एक चीज अपन को ध्यान रखनी है, क्योंकि अभी हमारी फसल 5-6 महीने की हो गई है, तो बाजार में अगर आपको प्रसंस्करण के हिसाब से अगर अदरक का उपयोग नहीं करना है और बाजार में इस समय अदरक का अगर मूल्य अच्छा मिलता है तो आप हरे रूप में भी आप इस समय अदरक की खुदाई कर सकते हैं। इस समय इसमें रेशे की मात्रा कम रहती है, तो ऐसे में इसमें बाजार में जो भी लोग होते हैं इसको अचार के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं या फिर इसकी कैंडी बनाना चाहते हैं, वो इस समय इसका बाजार में मूल्य उपलब्ध होता है, तो इस समय आप इसकी खुदाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको इसको प्रसंस्करण के लिए उपयोग में लाना है तो इसकी जो 8 से 9 महीने की पूरी अवस्था है उस अवस्था से खेत में लगा रहना चाहिए, जिससे इसके अंदर जो रेशे हैं वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाएं और जो अदरक है इसमें तेल की जो मात्रा होती है वो भी पर्याप्त हो जाती है और सौंठ बनाने के इसमें जो गुण होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अमरूद के बाग को क्षति पहुंचाने वाले कीट और रोगों का नियंत्रण। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जिन किसानों के पास अमरूद के बाग हैं उनमें अभी फलन अवस्था चल रही है और इस समय फल बाग में कुछ कीट और रोगों का प्रकोप दिखाई दे रहा है और उनका नियंत्रण अगर नहीं किया गया तो फल खराब हो सकते हैं। तो अमरूद के फल बागों में इन कीट और रोगों का नियंत्रण कैसे करना है, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह से। अमरूद में कीटों का और बीमारियों का प्रकोप होता है अमरूद के पौधों में। इसका जहाँ कीट का प्रश्न है तो विशेष रूप से जो छाल खाने वाला पदाधिक या बार्क ईटिंग कैटरपिलर का इसका प्रकोप उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा देखा गया है। इसमें कीट इसके तनों में छिद्र करके प्रवेश कर जाता है और अंदर खाना शुरू कर देता है, तो जिससे काफ़ी नुकसान होता है किसान भाइयों का। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जहाँ भी इस तरह की समस्या आती है तो किसान भाई उस पूरे क्षेत्र में देखते रहें और पौधों का निरीक्षण करते रहें, और जब आपको लगे कि कहीं पर उनकी बीट या उनका मल पदार्थ यदि काला काला दिखाई देता है किसी तने में, तो समझ लेना चाहिए कि इसके अंदर ये कीट का प्रकोप है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारे किसान भाइयों को या तो पेट्रोल जो आप सिरिंज निडल में लेकर, जो खराब निडल है उसमें भरकर उस छिद्र में डाल दें। पेट्रोल उपलब्ध ना हो तो केरोसिन का तेल उस छिद्र में भर दें और गीली मिट्टी से पूरी तरह बंद कर दें। तो आप देखेंगे कि उसके अंदर जो कीट है उसकी दुर्गंध से मर जाएगा। किसान भाई, ये तो हुई अमरूद के बाग में कीटों के नियंत्रण की बात, और इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में अमरूद के फल वृक्षों पर रोगों का प्रकोप भी देखने में आ रहा है। इन रोगों के कारण कभी कभी तो संपूर्ण फल वृक्ष ही सूख जाता है। तो अमरूद के बाग को हानि पहुंचाने वाले इन रोगों की पहचान क्या है और इनके नियंत्रण उपाय क्या हैं, इस बारे में जानते हैं। दूसरा, हमारे किसान भाई ये भी देखा गया है कि इसमें कुछ रोग होते हैं। विशेष रूप से आप देखा होगा कि उकटा का रोग बहुत खतरनाक रहता है। इसमें पूरे के पूरे पौधे नष्ट हो जाते हैं या सूख जाते हैं। तो
एक बार यदि उकटा आता है तो इसका नियंत्रण नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका प्रबंधन यदि पहले से किया जाए तो इस रोग से अपने फल पौधों को बचा सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको पहले बताया कि हमेशा ऐसी भूमि का चुनाव करें जब भी आप बाग लगाएं जिसका पीएच मान 7.5 से 8 के करीबन हो, इससे ज़्यादा ना हो। यदि इससे ज़्यादा होता है तो वहाँ बिल्ड आने की या उकटा आने की ज़्यादा संभावना रहती है। दूसरा, हमारे किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस रोग का प्रकोप ना हो, इसके लिए आप लगभग 1 कुंटल गोबर की खाद में आधा किलो से लेकर 750 ग्राम ट्राइकोडर्मा विडी को मिलाएं और इसको छाया में टाट की बोरी डालकर उस पर पानी छिड़ककर कम से कम 15 दिन के लिए रख दें, तो आप देखेंगे कि पूरा 1 कुंटल आपका जो गोबर का खाद है वो एक दवा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और फिर इसके पश्चात आप अपनी ज़मीन में जहाँ इनकी जड़ें हैं उस तने से दूर जहाँ पर जड़ें रहती हैं वहाँ पर आप खुदाई करें और इस गोबर की खाद को उसमें दवा से मिली हुई गोबर की खाद डालेंगे तो ज़मीन से जो रोग हैं उनकी जो संभावना होगी वो बहुत ही कम रहेगी और आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे। दूसरा, ये भी देखा गया है कि एंथ्रेक्नोज नामक बीमारी का भी प्रकोप होता है। जब इसका प्रकोप हो तो हमारे किसान भाई समय समय पर उस पर बोडोपेस्ट का स्प्रे भी कर सकते हैं, तो एंथ्रेक्नोज नामक बीमारी से भी बचा जा सकता है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मछली पालन से अधिक लाभ लेने के लिए कैसे करें मछलियों में होने वाले रोगों की रोकथाम। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। राज्य के जो किसान मछली पालन कर रहे हैं उन्हें ठंड के मौसम में मछली तालाबों की विशेष देखरेख करने की जरूरत होती है, अन्यथा मछलियों में कई प्रकार के रोग पनपने लगते हैं। इनकी समय रहते अगर रोकथाम नहीं की गई तो तालाब में मछलियां मरने लगती हैं और हमारे मछली पालक भाइयों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो मछली पालक भाइयों, कैसे करें मछलियों के रोगों का नियंत्रण, आइए जानते हैं जिला मुजफ्फरपुर के मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर एस.सी. राय से। उनके लिए एक यह है कि कहीं कहीं से खबर आ रही है कि लाल धब्बा वाली बीमारी, जिसे हम लोग EUS कहते हैं, जहाँ कहीं भी इस बीमारी के लक्षण दिखाई दे, जैसे उसके शरीर पर लाल धब्बे या चकत्ते के रूप में, घाव के रूप में दिखाई दे, तो समझ लें कि ये एपिजूटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम नामक बीमारी है। और इसके उपचार के लिए एक दवा है सीफैक्स, ये लगभग 400-500 रुपये लीटर मिलता है। और 1 हेक्टेयर का अगर आपका तालाब है और उसमें 3 फीट पानी है तो 1 लीटर दवा आप डालते हैं उसका घोल बनाकर 50 लीटर पानी में, तो 3 दिन के अंदर पूरा बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा यह है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है और किसान भाइयों को सलाह है कि अपने तालाब के पानी का जल स्तर जो है 1.5 मीटर से नीचे नहीं जाने दें। किसान भाइयों, मछलियों में ये रोग तालाब की सफाई के अभाव में होता है, क्योंकि तालाब की सफाई नहीं करने पर हानिकारक फफूंद और जीवाणुओं का प्रकोप बढ़ जाता है, जिनकी चपेट में आकर मछलियां रोगग्रस्त हो जाती हैं और मरने लगती हैं, जिससे आर्थिक क्षति होती है। तो इस रोग से बचाव के लिए मछली तालाब की साफ सफाई का प्रबंधन कैसे करना है? साफ सफाई में तो अभी चूँकि आप मछली का पालन चल रहा है, आपको एक ध्यान देना है कि अगर किसी प्रकार का अनावश्यक जलीय वनस्पति या कोई और पौधे अनावश्यक जो अगर आ गए हैं तो उसको मैनुअल हाथ द्वारा या कटीले तार द्वारा आप निकाल दें। किसी प्रकार का अनावश्यक वनस्पति नहीं रहने दें। और दूसरा, थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना है कि बहुत सी छोटी छोटी अनुपयोगी मछलियां जो है, जैसे पोथिया हुआ, चिलवा हुआ, तालाब में आ जाती हैं और अनावश्यक रूप से उसमें प्रजनन करके अपनी संख्या को बढ़ा लेती हैं, जिससे कार्प मछलियों के लिए जो आप पालन किए हैं भोजन और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो अपने तालाब में जाल डाल करके जितनी भी छोटी अनुपयोगी मछलियां हैं उनको निकाल कर बेच दें। वो भी अच्छा प्राइस देती है, 40 से 45 रुपये केजी बिकती है।
दूसरी बात यह है कि जाड़े में जो आप कृत्रिम भोजन खिला रहे हैं मछली को, वो थोड़ा सा दिसंबर और जनवरी में उसका जो रेट है, जैसे 2 से 3% हम लोग कहते हैं बॉडी वेट के हिसाब से, तो आप हाफ कर दें। मछलियों की अच्छी वृद्धि के लिए कृत्रिम आहार की जरूरत होती है। इस आहार को बनाने के लिए इसमें उपयोग किए जाने वाले अवयव की प्रतिशत मात्रा इस प्रकार है। कृत्रिम आहार प्रतिदिन सुबह के समय देना अच्छा होता है। आहार को देने के लिए इन मिश्रणों को थैले या बोरे में भरकर बोरे के निचले हिस्से में छोटे छोटे छेद बनाकर बांस के सहारे तालाब में लटका देना चाहिए, ताकि मछलियां बोरे के छेदों से धीरे धीरे भोजन करती रहें। और किसी प्रकार का दुर्गंध या काई, हरा रंग की काई इस तरह का दिखाई दे तो खाद और कृत्रिम भोजन दोनों का प्रयोग बंद कर दें, और उसमें चूने का प्रयोग 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, अगर 1 मीटर से 1.5 मीटर पानी है तो आप करें, और जब नॉर्मल सिचुएशन आ जाए तो पुनः खाद और कृत्रिम भोजन का प्रयोग शुरू करें। और जो किसान मत्स्य पालक सीड प्रोडक्शन का भी काम करते हैं, मछली के बीज का उत्पादन का काम करते हैं, तो उनके लिए है कि कॉमन कार्प का अभी जो मेल और फीमेल मछली है उसको अलग से आप छांट करके मैच्योर परिपक्व मेल और फीमेल को अलग कर लें, और जनवरी भर उसको अच्छा तरह से फीडिंग करावें। बॉडी के उसके 2 से 3% की दर से आप उसको जो है कृत्रिम भोजन दें, और मेल और फीमेल को दोनों को अलग अलग तालाब में रखें, और फरवरी मार्च 2 महीने में आप कॉमन कार्प का प्रजनन करा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बीज का उत्पादन कर सकते हैं। इसके लिए बहुत उपयुक्त समय चल रहा है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला हाजीपुर के कृषक मनोज पटेल ने। यह पाले के दुष्प्रभाव से अपनी फसलों को कैसे बचाएं, इस विषय पर जानकारी चाहते हैं। तो मनोज पटेल जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जो किसान भाई साग सब्जियों की खेती किए होंगे, जैसे बैगन, टमाटर या अन्य कोई और सब्जियां या कुछ फूल लगाए होंगे, तो निश्चित तौर पर ये जो मौसम है उनके लिए नुकसानदायक मौसम है। मौसम अगर बादल नहीं हो रहा है या बादल है, तो जब भी मौसम खुलेगा यानी मौसम क्लियर होगा, उसको हम पाला कहते हैं कि पाला मार दिया। पाला क्या है? शीत ऋतु में जब वायुमंडल का औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है या तापमान में अचानक गिरावट आ जाती है, तब फसल के पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित जल बर्फ में परिवर्तित हो जाता है तथा कोशिकाओं के आयतन में वृद्धि होने के कारण कोशिकाओं में उपस्थित जीव द्रव्य नष्ट हो जाता है। इससे कोशिकाएं टूटकर मर जाती हैं तथा पौधे झुलसे हुए नजर आते हैं। अत्यधिक पाला पड़ने से पौधे की पत्तियां एवं टहनियां बर्फ एवं हिमकणों में ढक जाती हैं। फसलों पर कम तापमान के इस प्रतिकूल प्रभाव को पाला कहते हैं। इसे पाला, डाह एवं तुषार आदि नामों से भी जाना जाता है। बात ये कि पाला या किस कंडीशन में पड़ता है, पौधों को नुकसान किस कंडीशन में करता है। तो जब वातावरण में ज्यादा भारी रहता है, मीन्स की तापमान कम रहता है, बदली रहती है, तो वैसे भी पाला का इफेक्ट नहीं पड़ता है, पाला का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पाला तब पड़ता है जब मौसम भारी रहे, तापमान कम रहे, बदली रहे, और उसके बाद 2-4 दिन के बाद मौसम खुलता है। तो जब मौसम खुलेगा और दिन का तापमान बढ़ जाएगा, यानी ब्राइट सनशाइन हो जाएगी, दिन का तापमान बढ़ जाएगा, तो रात का तापमान गिर जाता है, 4 डिग्री 5 डिग्री होता है। ऐसे में पाला का प्रकोप बहुत तेजी से पड़ने लगता है। पाले के प्रति संवेदनशील फसलें जैसे आलू, टमाटर, सरसों, बैंगन, अलसी, मटर, धनिया, जीरा, शकरकंद तथा फलों में पपीता, आम पाले के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। इसमें 80 से 90% तक नुकसान हो जाता है। पाले की तीव्रता अधिक होने पर गेहूं, जौ, गन्ना आदि फसलें भी अधिक चपेट में आ जाती हैं। पाले से बचाव के उपाय: यदि पाला पड़ने की संभावनाओं का मौसम विभाग द्वारा या फिर वायुमंडलीय परिवर्तनों द्वारा पूर्वानुमान लग जाए
तो कुछ उपायों द्वारा फसलों को इसके कुप्रभाव से कुछ हद तक बचाया जा सकता है। जहाँ तक अगर हम पाला से बचाव की बात करते हैं तो हमने कहा कि पानी देना चाहिए, यानी नमी मेंटेन करना चाहिए। इसके लिए पहला तो यह है कि खेत में देख ले कि सिंचाई कैसी है। अगर नमी कम है तो सिंचाई अवश्य कर ले। और अगर आप धुआं की जहाँ तक बात है, अगर फ्यूम क्रिएट करते हैं तो फ्यूम से क्या होता है कि कार्बन गैस निकलती है और उससे पौधों के आसपास का एक ऐसा माहौल बन जाता है कि वो कार्बन की जो है गर्मी की वजह से जो है उस पर पाला का असर थोड़ा कम होता है। छोटे फूलों के पौधों एवं नर्सरी में उगाए गए पौधों को पाले से बचाने के लिए सूखी घास फूस, सरकंडे या गन्ने की पत्तियों आदि से ढक देवें। अति संवेदनशील शिशु फलदार पौधों की उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर सरकंडे की टाटी बांधने से भी पाले से बचाव हो जाता है। इस प्रकार किसान भाइयों बताई गई बातों को अमल में लाते हैं तो फसलों को पाले के प्रकोप से बचाकर अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। आलू खुदाई यंत्र की उपयोगिता और इसके लाभ, अधिक आय के लिए पॉली हाउस में झरबेरा फूल की रोपाई तकनीक। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज़ बिहार झारखंड, खबर ही जीवन है।